हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मॉक टेस्ट की सीरीज को। इससे पहले ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नाम से। तो इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज ये अपना 5वां मॉक टेस्ट होगा और इसमें हम क्लैरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट हैं ये 20 क्वेश्चन। आपको पता है आपके पांचों सब्जेक्ट से आने, तो 20 क्वेश्चन मैंने सभी के ऊपर मॉक टेस्ट बना रखा है। इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो ये वाला पार्ट है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, तो इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसी टाइप के। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 5 क्लैरिकल एप्टीट्यूड, उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, आपको अगेन वही चीज करनी है, क्वेश्चन को पॉज करना है और फिर उसका आंसर देना है और फाइनली जब 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो है ये थोड़ा सा नया पेपर है। जो हम नॉर्मली तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, उसमें इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो नहीं पूछा जाता क्लैरिकल एप्टीट्यूड। हालांकि होता है बिल्कुल रीजनिंग की तरह ही है। आप क्वेश्चन भी अब देख सकते हैं इसमें, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लैरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। बस इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक यहाँ पर ये टेबल बनाई हुई है इस तरह की, आप देख सकते हैं। ऊपर नंबरिंग की हुई है यहाँ से ये, और यहाँ से नंबरिंग की हुई है। ठीक है, तो ये कुछ रोज दी हुई है और कुछ कॉलम्स है 4 4 के फॉर्म में। ठीक है, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 यहाँ पर। तो हमसे इन्होंने पूछा है फाइंड कोड फॉर जैक। जैक वर्ड के लिए इसमें से कोड क्या होगा। तो हमें क्या देखना है ना, अच्छा इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है कि पहले हम देखते हैं, जैसे मुझे चाहिए जे, तो जे कहाँ पर है इसमें, तो वो देखेंगे। और देखने का क्या तरीका होता है, पहले आपको रो में देखना पड़ता है। ठीक है, कि रो में कौन सी रो में उसका नंबर आ रहा है। रो के बाद फिर उसी एलिमेंट का आपको देखना होता है कि वो कौन से कॉलम में उसका जो आंसर है, बेसिकली वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, अल्फाबेट है, वो कौन से कॉलम में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जे मुझे कई जगह दिख जाएगा। जे एक तो आपको ये 0 रो में भी दिख जाएगा, इसके अलावा जे आपको सेकंड रो में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जे है और यहाँ पर भी, तो इनमें से कोई भी आंसर पॉसिबल हो सकता है, तो हमें दोनों बनाकर देखने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं पहले वाले रो को लिखता हूं तो फर्स्ट रो यानी कि 0th रो में आपको जे मिलेगा, और कॉलम कौन सा है, ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 0 2 तो जे को डिनोट करेगा। तो 0 2 मैं यहाँ देख सकता हूँ, जैसे मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है ना 0 2। इसके अलावा जे एक इस वाले रो में भी है, सेकंड रो में और फोर्थ कॉलम में। तो जो अपना आंसर होगा वो 2 और 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। देन जे ये हो गया। इसके बाद बारी आती है ए की, तो ए देख लेते हैं ए कहाँ पर मिलेगा मुझे। तो ए मुझे यहाँ दिख रहा है 0 कॉलम और 0 रो के अंदर। ठीक है, 0 रो और 0 कॉलम के अंदर पहला ही अल्फाबेट क्या है, ए, यानी कि ए के लिए हो जाएगा अपना 0 0। ठीक है, और अगर इस वाले जे के हिसाब से, जैसे ए तो यहाँ पर भी है, ए और एक और जगह और लिखा हुआ है, अगर उसको भी मैं कंसीडर करूँ तो ए जैसे यहाँ पर लिखा है फोर्थ रो में, और थर्ड कॉलम में, यानी कि 2 4 और ये 4 3। ठीक है, 4 3 ए के लिए हो गया। तो ये दो आंसर अभी अपने चल रहे हैं साथ के साथ। इसके अलावा फिर सी की बात कर लेते हैं। तो सी देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दूसरी रो में आपको सी दिख जाएगा, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मुझे दिख रहा है क्या, सी, तो मैंने ये लिख दिया। इसके साथ ही सी मुझे एक और जगह भी दिख रहा है, ये है थर्ड रो के अंदर। ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो 3 2 भी क्या हो जाएगा सी के लिए। तो जे ए सी इन तीनों के लिए मुझे कोड मिल चुके हैं। बारी है के की, तो के देख लेते हैं कहाँ पर है। तो के एक तो यहाँ पर है 0 रो में और 4 कॉलम में, तो 0 और 4। और देख लेते हैं के और कहीं पर भी दिया हुआ है या फिर नहीं दिया।
तो जैसे के एक ही जगह दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं 04 जैसे यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर भी रख सकता हूँ 04, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हम इसके साथ भी रख सकते हैं। तो एक आंसर अपना जैक के लिए कोड ये हो गया और एक कोड ये भी हो गया जैक के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स क्या है, पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही जैक के कोड हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। देन अगेन यही क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ना, 5-5 के क्वेश्चंस के रूप में आपको एक ही बार वो टेबल वगैरह या इस तरह का डाटा दे दिया जाता है, उससे 4-5-5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इस तरह के आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस डेटा पर बेस्ड मिलेंगे और उसी में 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द टेबल। तो कौन सा वर्ड है इनमें से जो कि इस टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं किया जा सकता। तो देखिए पहला वर्ड है माइक, MIC। तो MIC हमें देखना है क्या इसके अंदर MIC आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो M तो मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर M लिखा हुआ है। इसके अलावा तीसरे ये कॉलम में यहाँ I भी दिख रहा है और C भी मुझे दिख रहा है। तो माइक मैं फॉर्म कर सकता हूँ ना, माइक के लिए मैं कोड बता सकता हूँ। तो माइक तो इसमें आ रहा है, फॉर्म हो सकता है। चिक की बात कर लेते हैं, CHIC। तो C अभी अभी हमने देखा था, C आ रहा है इसके अंदर। H को देख लेते हैं तो H भी ये रहा, ठीक है, 4th कॉलम 4 रो। और C अगेन आ रहा है। देन I की बात करते हैं तो I भी यहाँ पर आ रहा है 2nd रो और 3rd कॉलम के अंदर। और K यहाँ पर है ही 0 और 4 में। तो चिक भी इससे फॉर्म हो सकता है। काइट की बात कर लेते हैं, क्या काइट इसमें फॉर्म होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो काइट के लिए मुझे क्या चाहिए, KITE। तो K इसमें आ रहा है, I भी आ रहा है, E भी मुझे दिख रहा है, लेकिन T अगर मैं कहीं पर भी देखूंगा तो T इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है काइट के लिए मैं कोई भी कोड नहीं बता सकता इस पर्टिकुलर टेबल को देखते हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काइट। काइट को यहाँ से फॉर्म नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच इज अ मीनिंगफुल वर्ड। तो ये कोड दिया हुआ है, इस कोड की हेल्प से हमें एक वर्ड बनाना है, यानी कि ये जो नंबर लिखा है इस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ, उस अल्फाबेट की हेल्प से एक वर्ड बनेगा और उसमें देखना है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है। तो पहला है 3 0। तो तीसरी रो और 0 कॉलम। तो तीसरी रो और 0 कॉलम में दिखेगा बी। तो पहला अल्फाबेट है इसका बी, 0 0। तो 0 0 पर है ए, तो ए लिख लेता हूँ। देन 0 1, 0 1 पर मुझे दिख रहा है एम, सो BAM। और 0 2, तो 0 2 पर अगर मैं देखूंगा 0 रो 2nd कॉलम तो जे, तो BAMJ। ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी में 2 0, ठीक है, 2 और 0 यानी कि डी से स्टार्ट हो रहा है, डी। और 4 और 2, तो 4 और 2 तो ये है अपना बी, ठीक है, 4 रो 2nd कॉलम। तो DB। और फिर 2 1 2nd रो और 1st कॉलम। 2nd रो और 1st कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपने को मिल जाएगा C, ठीक है, 2nd रो और 1st कॉलम C। तो ये भी कोई वर्ड बन नहीं रहा है, इसका एक और आ जाएगा, DBC से कोई वर्ड नहीं होता, तो यहीं पर ही छोड़ देता हूँ। तीसरा चेक करते हैं, C ऑप्शन, 3 0। तो 3 और 0 यानी कि B से स्टार्ट है, 3 0 पर B है। और 0 0 पर A है, तो BA। देन 3 2 पर 3 और 2, तो 3 2 पर मुझे यहाँ दिख रहा है C आता हुआ, BAC। और 0 4, 0 4 पर मुझे दिख रहा है 0 और 4 K। तो ये क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है अपना, क्या, बैक। बैक मीन्स आपको पता ही है, वापस होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। तो यही क्या है, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म कर रहा है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर वोवेल्स, है ना, यानी कि ये जो कोड दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो कि सभी वोवेल्स के लिए लिखा हुआ है, यानी कि इनको जब वापस हम अल्फ़ाबेट के रूप में लिखेंगे तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट वोवेल्स होंगे। तो 0 0 पर है ए, तो ये तो वोवेल है, ठीक है। 0 3, तो 0 3 पर देखा है आई, तो ये भी वोवेल है। 4 2, 4 और 2 की बात करते हैं तो ये है बी। तो बी तो वोवेल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि तीनों क्या होने चाहिए, वोवेल्स। बी में देख लेते हैं 4 1। 4 1 में आता है अपना आई, तो आई वोवेल है। 2 3, 2 और 3 पर मुझे मिलता है अगेन आई, तो ये भी वोवेल है। और 2 2, तो 2 2 पर अगर मैं देखता हूँ तो ये लिखा हुआ है ई, ठीक है, 2nd रो 2nd कॉलम ई। तो ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा IIE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या इसका
करेक्ट आंसर है। इसमें ये जो कोड दिया हुआ है सभी वोवेल्स के लिए कोड दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। तो अगेन इनके अल्फाबेट्स लिखने और फिर देखना है कौन से अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि अल्फाबेटिकली जैसे कि आते हैं वो डिक्शनरी में उसी के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। तो 3 0 पर अपना अल्फाबेट है यहाँ पर बी, तो लिख देते हैं बी। 0 1 पर अल्फाबेट है एम, तो लिख देते हैं एम। और 4 3 पर अल्फाबेट हमें मिलेगा ए। तो बी एम ए ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ए सबसे पहले आना चाहिए था। देन बी ऑप्शन में देखते हैं 1 2, तो 1 2 पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर एच। देन 2 3 पर मुझे यहाँ से दिख रहा है 2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो आई, ठीक है, यहाँ से आ रहा है आई, तो एच आई अभी तक तो ठीक है, अल्फाबेट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देन 3 4 थर्ड रो और 4 कॉलम, तो ये है थर्ड रो 4 कॉलम यानी कि एल, तो एच आई एल। तो एच होता है अपना 8 पर, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है, एच 8 पर, आई 9 पर और एल 12 पर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज दी हुई है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरह है, हालांकि इसमें कोई भी नंबर या सिंबल नहीं है, जैसे बैंकिंग में भी आपने देखा होगा अगर एग्जाम दिया है तो इस तरह की एक सीरीज आती है। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है ना, 6th नंबर क्वेश्चन में विच इज द 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। यानी कि पहले देखना है 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। 7th एलिमेंट कौन सा है लेफ्ट से, तो ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से अगर मैं 7th एलिमेंट की बात करता हूँ ना तो कौन सा हो जाएगा, देखो 7th एलिमेंट आ जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7th पर क्या आ रहा है अपना, तो 7th पर आ रहा है अपना ओ, ठीक है। तो 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है ओ, और इन्होंने पूछा इस एलिमेंट के विच इज द 7th एलिमेंट टू द राइट, यानी कि ओ के राइट में 7th एलिमेंट कौन सा है। तो ओ के राइट में चलते हैं, 7th एलिमेंट देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th। तो क्या आ रहा है बी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी। बी कौन सा है 7th एलिमेंट है टू द 7th राइट ऑफ द लेफ्ट एलिमेंट। अगेन अब इसमें पूछ लिया गया है हाउ मेनी जेड आर देयर, यानी कि इसमें जेड कितने हैं, और वो भी कहाँ से पूछा गया है, ये इन्होंने पूछा है टू द राइट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि जो लेफ्ट एंड से 11th एलिमेंट है उसके राइट में कितने जेड हैं ये हमें बताना है। तो पहले देख लेते हैं 11th एलिमेंट लेफ्ट एंड से कौन सा है। तो अभी अभी हमने देखा था ओ जो था वो 7th था, तो पी 8वां हो जाएगा, ओ 9वां, क्यू 10वां और ए क्या है 11वां, ठीक है। तो ए क्या है 11वां एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट, और ए के राइट में अब कितने जेड है हमें वो देखना है, यानी कि यहाँ पर देखना है जेड कितने आ रहे हैं। तो एक जेड तो मुझे ये मिल गया, और इसके अलावा एक जेड ये रहा, तो कितने जेड आ रहे हैं यहाँ पर 2। सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पर 2 जेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज। इस सीरीज में कितने अलग प्रकार के कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि हमें वो कॉन्सोनेंट बताने हैं जो कि डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं उनको काउंट नहीं करना, सिर्फ एक ही बार काउंट करना है जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं। जैसे पहला कॉन्सोनेंट मुझे दिख रहा है यहाँ जे, देन डी दिख रहा है, एन भी एक कॉन्सोनेंट है, देन उसके बाद एस अपना कॉन्सोनेंट हो जाता है, देन पी आ जाता है, ठीक है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद के भी एक अपना कॉन्सोनेंट है, देन उसके बाद एम और बी ये भी दोनों कॉन्सोनेंट हैं। देन डी ऑलरेडी हो चुका है तो डी को मैं अब ऐड नहीं करूँगा। इसके अलावा जेड यहाँ पर हम कह सकते हैं जेड भी एक क्या है कॉन्सोनेंट है। जेड के बाद यहाँ एक्स भी एक कॉन्सोनेंट है और एच भी एक कॉन्सोनेंट है। वहीं टी और आर ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और इससे पहले काउंट भी नहीं हुए हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सी, ठीक है, सी भी कॉन्सोनेंट है जो कि पहले नहीं आया है। इसके अलावा जी भी यहाँ पर मुझे दिख पा रहा है, ठीक है, जी, जी क्या है एक कॉन्सोनेंट है जो कि इससे पहले नहीं आया।
और उसके बाद अगर मैं देखूं तो वाई भी इससे पहले नहीं आया है, डब्ल्यू और एल। तो ये हैं कुल मिलाकर के टोटल कॉन्सोनेंट्स जो कि डिस्टिंक्ट हैं और एक ही बार आए हैं। तो इनको काउंट कर लेते हैं, काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 हैं ऐसे कॉन्सोनेंट जो कि डिस्टिंक्ट हैं। तो इसमें ऑप्शंस एक्चुअली में गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर 19 कहीं पर भी नहीं दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप ऑप्शन नंबर ई मार्क करके 19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 19 ऐसे कॉन्सोनेंट है इसमें जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी वोवेल हैं और 19 कॉन्सोनेंट हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं और मतलब जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के लिखे हुए हैं। इसके अलावा दो कॉन्सोनेंट जो कि यहाँ पर नहीं है वो हैं एफ और वी। अगर ये दो और होते तो पूरे 21 कॉन्सोनेंट हो जाते और 5 वोवेल, तो पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स बन जाते। तो इस तरह से 19 कॉन्सोनेंट यहाँ पर हैं। अगेन इसमें बोला गया इन्होंने इफ़ वी काउंट 1 2 3 फ्रॉम राइट हैंड। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको 1 बोल दूं, ठीक है, एल को मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, जेड को, ई को 3 बोल देता हूँ, डब्ल्यू को 4, आई को 5। तो इस तरह से बोला गया, यानी कि यहाँ से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो फ्रॉम राइट हैंड देन विच एलिमेंट्स विल शो दिस नंबर। तो ये नंबर कौन से अल्फ़ाबेट शो करेंगे। नंबर क्या है, 9 15 8 20 12। ठीक है, तो देख लेते हैं 9वें नंबर पर क्या आ रहा है, उसको हमें सबसे पहले रखना है। तो यहाँ से देखता हूँ डब्ल्यू 5 पर आ रहा था, ये एल 1 पर, जेड 2 पर, 3 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया 4। देन इसके बाद ये 4 हो गया। ठीक है, आई यू वाई जी, तो 8 तो यहीं तक हो गया। तो 9वें पर क्या आ रहा है, एस। तो अपना जो आंसर स्टार्ट होगा वो होगा एस से। तो एस से मुझे दो आंसर दिख रहे हैं, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। सी और डी क्या नहीं हो सकते, ये इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। फिर 9 के बाद है 15। तो 15 पर क्या आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ई दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ई आ रहा होगा। तो इस तरह से आप जल्दी भी कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। दोनों में देखिए कहाँ पर अलग हो रहा है ना, ये दोनों एस ई दोनों में आ रहा है, एस ई जी ये दोनों में आ रहा है, उसके बाद जेड और एन यहाँ से अलग आ रहा है। यानी कि 3 अल्फ़ाबेट्स को हमें चेक ही नहीं करना, चौथे नंबर से चेक करना स्टार्ट करता हूँ। 9 15 8 को छोड़कर सीधा 20 पर आ जाता हूँ। 20 पर देखता हूँ कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो एस जो था वो 9 पर था। तो एस के बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या, जेड आता हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है। अब अगर आप ये इस तरह से नहीं सोचते ऑप्शन को देखकर, तो हो सकता था कि आप पहले 9 के बाद 15 का भी निकालते, फिर 8 का भी निकालते, फिर 20 का निकालते, तब जाकर आंसर होता। यहाँ डायरेक्ट आपने 9 के बाद सीधा 20 निकाला और इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया हाउ मेनी वोवेल्स आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर वो मैं सीरीज लिखना भूल गया हूँ एक्चुअली में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाउ मेनी वोवेल्स आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। इसका मतलब है कि कितने ऐसे वोवेल्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट से फॉलो हो रहे हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद वोवेल्स लिखे हुए। हाउ मेनी वोवेल्स आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट है देन उसके बाद वोवेल है। ठीक है, यानी कि वोवेल से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसे कितने वोवेल्स हैं जिनसे जस्ट पहले ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। तो वोवेल को ढूंढते हैं। तो पहला वोवेल है ए, इसके पीछे तो कुछ नहीं लिखा तो इसको छोड़ देते हैं। तो पहला मिल गया, ये आई से पहले एन लिखा हुआ है तो 1, ओ से पहले एस लिखा है 2, ओ से पहले पी लिखा है 3, ए से पहले क्यू लिखा है 4। और फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ दिखता है ई से पहले लिखा है आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्यू आ गया अपना, एस जी वाई, यू से पहले लिखा है वाई। और यहाँ आई से पहले देखिए यू लिखा है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट चाहिए वोवेल से पहले। और ई से पहले लिखा है डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कितने आंसर हो गए अपने, 1 2 और ये हो जाता है अपना 3। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर ये हो जाता है अपना 4, 4 के बाद 5,
5 के बाद 6 एंड 6 के बाद 7। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। 7 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगेन कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको डेटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड में। एड्रेस से रिलेटेड कोई डेटा दे देंगे, उससे रिलेटेड, इसी तरह के कोई टेलीफोन नंबर से रिलेटेड, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे वो नंबर से ही रिलेटेड होंगे ना। तो यहाँ पर बोला गया हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिल्ली एंड कोलकाता टुगेदर इन द एज ग्रुप 25 to 30। तो दिल्ली और कोलकाता में कितने लोग हैं 25 से 30 एज वाले। तो ऐड कर लेते हैं, 25 से 30 एज वाले दिल्ली के ये वाले लोग हैं और कोलकाता के कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। ये 1 यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 0, तो 1 और 0 1। तो आंसर क्या आएगा, जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट। तो इस तरह से आपको अपनी फास्ट कैलकुलेशन रखनी है। यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन इस तरह के दिए थे, हो सकता है कि वो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट 1 दे दें, तो उसके बाद अगले को ऐड करके देखना है। ठीक है, ऐसे एक एक करके देखना है और फटाफट आपको ऑप्शंस चेक करने हैं ना, जैसी मिल जाए वहीं पर टिक कर देना, आपको कंप्लीट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोला गया डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन मुंबई एंड कोलकाता। तो मुंबई और कोलकाता में डिफरेंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुंबई के सारे लोगों को ऐड करना पड़ेगा और कोलकाता के सारे एज ग्रुप के लोगों को ऐड करके इनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। हालांकि आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इसके मुंबई का अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं, जो भी आंसर आएगा उसका क्या होगा, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22। तो यूनिट डिजिट इसका 2 आएगा। और कोलकाता में बात करते हैं तो 2 और 3 5, 5 और 9 14 और 2 16। तो यहाँ से 6 आएगा। लेकिन अब यहाँ हम ये पता नहीं लगा सकते कि आखिर में जो स्टार्टिंग में नंबर आएगा उसके हिसाब से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो अगर ऐसी मैं देखूँ यूनिट डिजिट कि हो सकता है अगर ये बड़ा हो तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 यूनिट डिजिट आ सकता है। हो सकता है अगर ये वाला नंबर बड़ा हो तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेना पड़ेगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। तो यूनिट डिजिट पर या तो अपना आंसर में 6 आएगा या फिर 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कैंसिल। ऑप्शन नंबर अच्छा ये 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए और सी कैंसिल हो जाता है अपना यहाँ से। ठीक है, तो या तो आंसर होगा बी या फिर होगा डी। तो इतना आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अब यहाँ पर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अगर यूनिट डिजिट अलग होते तो आप आंसर ऐसे ही बता सकते थे। तो इनको मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इनको मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है ना। तो फिर जब मुंबई के आप सभी लोगों को कैलकुलेट करेंगे ना, तो मुंबई के सभी लोगों को कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 19644 ठीक है, ये मुंबई के सारे लोगों को ऐड किया। अब कोलकाता के सारे लोगों को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो आ रहा है 20 and 11576। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे 6 में से 2 जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 47,134। ये क्या है, दोनों सिटीज़ के बीच में डिफरेंस है नंबर ऑफ पीपल के बीच में। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 20 to 25 एज ग्रुप इन ऑल सिटीज़। तो 20 से 25 एज ग्रुप में सभी शहरों के टोटल लोगों को मिला दिया जाए तो वो कितना आएगा। तो देख लेते हैं, 20 से 25 वाली रो ये है, इसमें यूनिट डिजिट सबको ऐड करते हैं तो ये 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 0 3। तो आंसर में यूनिट डिजिट में हमें क्या मिलेगा, अच्छा 20 से 25 वाला बोला है ना, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, हमें ये वाला कॉलम ये वाली रो लेनी पड़ेगी 20 से 25 वाली। ठीक है, तो इसमें ऐड करके देख लेते हैं, 3 और 9 12, 12 और 2 14 और 3 17, 17 का 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। फिर अगला नंबर देख लेते हैं, तो 7 ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 17 का 7 आया और 1 कैरी लगेगा, तो 1 कैरी किया, 1 और 2 इसमें जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 0 11 ही रहेगा, तो 11 का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये डी भी नहीं हो सकता क्योंकि अपना आंसर जो है उसके पीछे 17 आएगा, तो 17 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच सिटी मोस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एज ग्रुप 30 to 35। तो कौन से सिटी में 30 से 35 के बीच में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं।
तो 30 से 35 वाला रो अपना ये वाला है, इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो दिल्ली में 31,000 से रिलेटेड है, मुंबई में 29,000, चेन्नई में 37,000, कोलकाता में 29,000। तो सबसे ज़्यादा पूछा है 30 से 35 वाले में, तो सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं, तो चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। चेन्नई में 37,000 और कुछ रहते हैं, बाकी सभी में इससे कम है। नाउ इसमें पूछा है इन विच सिटी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एज ग्रुप 15 to 20, 15 से 20 में एज ग्रुप में सबसे कम लोग कौन से शहर में रहते हैं। तो 15 से 20 वाला एज ग्रुप ये है। तो कोलकाता में 35,000, चेन्नई में 37,000, मुंबई में 35 और दिल्ली में 29। तो सबसे कम किस में रहते हैं, चेन्नई के अंदर 27,000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगेन आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है इन विच सिटी नंबर ऑफ ओल्ड पीपल आर लार्जेस्ट, यानी कि कौन से सिटी में ओल्ड पीपल सबसे ज़्यादा रहते हैं, यानी कि बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल। तो ओल्ड पीपल यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा एज होगी। तो 40 से 45 एज ग्रुप वाला हमें देखना पड़ेगा। इसमें चेक कर लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ये वाला रो है। तो इसमें 37,000, इसमें 27, इसमें 27 और इसमें 39। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी 39,000 और 3,93,582। तो इतने लोग रहते हैं कोलकाता के अंदर ओल्ड पीपल। तो सबसे ज़्यादा ओल्ड पीपल कौन से शहर में, कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इन विच सिटी मोस्ट यंग पीपल। तो कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा यंग पीपल रह रहे हैं, तो ये बताना। तो यंग पीपल कौन से हैं, 15 से 20 वाले सबसे यंग। और देख लेते हैं सबसे कम कौन से शहर में है। तो दिल्ली में 29, मुंबई में 35, चेन्नई में 27। तो चेन्नई क्या है इसका करेक्ट आंसर, कोलकाता में 35। सबसे ज़्यादा किस में, तो सबसे ज़्यादा पूछते तो ये कोलकाता हो जाता, सबसे कम पूछा है तो वो है चेन्नई। नाउ इसमें देखिए ये एड्रेस वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड में मिलते हैं। एक एड्रेस वो दे देंगे और उसी तरह का एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ एड्रेस कौन सा होगा ऑप्शंस में से, ये आपको बताना होता है। तो ये एड्रेस दिया हुआ है, हमें बताना है सेम एड्रेस कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं वाले। तो यहाँ लिखा B25, राजौरी गार्डन, पॉकेट 5। तो देख लेते हैं B25 राजौरी गार्डन पॉकेट, इसमें 4 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। B25 राजौरी गार्डन पॉकेट 5, लेकिन इसमें देखिए बी जो है वो स्मॉल बना रखा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी B23, तो 23 तो आई नहीं यहाँ पर, तो 25 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है, B25 राजौरी गार्डन पॉकेट 5। ठीक है, कॉमा भी उसी जगह पर लगा हुआ है, कैपिटल बी भी है, पॉकेट 5 भी है, राजौरी गार्डन भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नाउ इसमें पूछा है डिसिप्लिन वर्ड से हम दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं बना सकते, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हम नहीं बना सकते, नहीं फॉर्म कर सकते इन वर्ड्स का यूज़ कर कर। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके। तो पहला ऑप्शन है लाइन। तो लाइन का डिसिप्लिन में लाइन देखते हैं कि लाइन है या नहीं है, तो LINE। तो लाइन आ रहा है यानी कि ये बनाया जा सकता है। हमें बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। DISC डिस्क, क्या डिस्क भी बना सकते हैं, बिल्कुल। देखिए DISC ये भी यहाँ पर मिल जाएगा डिसिप्लिन में। डिस्को लिखा हुआ है तो डिस्को देखते हैं, तो देखिए DISC तो डिसिप्लिन में है, लेकिन ओ जो है वो डिसिप्लिन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो डिस्को ये जो वर्ड है ये हम नहीं फॉर्म कर सकते हैं डिसिप्लिन का यूज़ करके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इसमें बताना डिपार्टमेंटल एक वर्ड है और इस वर्ड से हम कौन सा वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में से एक ऐसा वर्ड है जो कि इसकी हेल्प से फॉर्म किया जा सकता है, बाकी 3 ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं किए जा सकते। तो पहला है स्मार्ट। तो स्मार्ट में आ रहा है एस, लेकिन डिपार्टमेंटल में एस कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी बोला है पार्टी। तो पार्टी में देखिए वाई आ रहा है और वाई यहाँ कहीं पर भी नहीं है डिपार्टमेंटल में, तो ये भी नहीं होगा। दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में यहाँ अगर मैं देखूँ एच आ रहा है, क्या डिपार्टमेंटल में एच है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा करेक्ट हो जाएगा मैप। मैप देखिए एम भी आ रहा है डिपार्टमेंटल में, ए भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट आंसर, दैट इज मैप। तो ये था आज का क्लरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड मॉक टेस्ट, अपना मॉक टेस्ट नंबर 5। और आपको ज़रूर बताना है कमेंट में कितना आपका स्कोर रहा। और अगर आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
बाकी इस चैनल पर आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।